हेलो एवरीवन। हम भारत का संवैधानिक विकास वाला चैप्टर कर रहे थे। हमने 32 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, वो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 करते हैं शुरू 33 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये था 1835 का एक्ट था, 1867 का था, 78 का था और 1908 का था। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। फिर उसके बाद प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 आया। फिर लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके तहत बिना सरकार के इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता। इसमें अंग्रेजी सरकार की अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। तो अगर एक ये वाला याद हो 1878 वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट मिंटो ने 1908 में पारित किया था, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। कौन सा अधिनियम था? यही अधिनियम था। और 1862, ऐसा में 1862 होना चाहिए था, लेकिन अब कोई ठीक है, ये अधिनियम से या इससे दोनों ठीक है। 61-62 डिपेंड करता है कि आयोग क्या आपसे पूछ रहे, मतलब क्या आंसर देना चाहता है। निकटतम देखिए, इसमें भी निकटतम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला था, तो ये 1909 तक का था, जिसके बारे में मैकडोनाल्ड ने कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, तो मार्ले मिंटो 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। गांधी जी ने इसी के बारे में कहा था कि ये हमारा सर्वनाश कर देगा, मतलब इस सुधार ने। 37 है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। अभी हमने देखा मार्ले मिंटो सुधार वही है। क्वेश्चन नंबर 38। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनिल कर्टिस को कहा जाता है। लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। क्वेश्चन नंबर 40। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन सा बताइए? पहला, दूसरा? 1919। तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, 41वां 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे लॉयड जॉर्ज। बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ठीक भी है, कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 42। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यही था, चेम्सफोर्ड वाला ही था। क्वेश्चन 43। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में। हाँ, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ये तो बिल्कुल सही है, प्रांत की बात है। 2 विषय की बात की गई थी प्रांतों में, हस्तांतरित और आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 44।
मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित हैं? तो संवैधानिक सुधार से। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो यह था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधारशिला। भारत सरकार अधिनियम 19 ने क्या किया था? केंद्र और प्रांत सरकारों की अधिकारिता की बात की। क्वेश्चन नंबर 46, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट था 1919, मतलब आया कब था? 1919 में आता। 47, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य पूछा है। ठीक है, तो ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये नहीं है। ठीक है, और बाकी सब सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, बात सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 2021 में लागू हुआ और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय रहीं। अच्छा, आगे देखते हैं। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। ए गलत है, आर सही है। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या है। जो 1919 का अधिनियम था उसमें प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया। केंद्रीय सूची में 47 विषय थे जिसमें रक्षा वगैरह था। केंद्रीय सूची रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट, कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, वाणिज्य, पोत, परिवहन, नमक और कपास उत्पादन, शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। राज्य सूची में 50 विषय थे जिसमें सिंचाई, स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून और व्यवस्था आदि थी। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दें, या राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दें। ठीक है, फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है। ठीक बात है। एक बार फिर से इसीलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कथन बोला कि 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय रहीं। ठीक बात है, ये गलत है। एकात्मक नहीं हो गई थी क्योंकि राज्यों को क्या कहते हैं, अधिकार कई सारे सौंपे गए थे विषयों से संबंधित कानून बनाने के लिए। ये हो गया। और सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे शक्तियाँ दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, कथन है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित था। दो वर्गों में, ठीक है, प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। बिल्कुल सही बात है। कारण है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का मतलब कुल मिला के उत्तरदायी शासन की बात की जा रही है प्रांतों में, तो ठीक बात है। तो शासन में यही तो था, जो प्रांत थे वो अपने लिए कानून बना सकते थे, तो यही तो था कि वो खुद ही उत्तरदायी बने। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। चाहें तो आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये 1919 भारत सरकार अधिनियम। बीपीएससी में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। भारतीय उच्चायुक्त क्या करता है? आज क्या करता है? वही है ना कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी देखभाल करना है, जो भी व्यापार है, हित है, उनका देखना है वगैरह वगैरह। कुछ बहुत सारी चीज़ें तो आज भी वैसे ही मिलती जुलती हैं। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या सम्मिलित था? तो ये था, एक संघ का प्रावधान था, प्रांतों को स्वायत्तता देना था।
देखिए 1935 के अधिनियम में क्या था, संघात्मक सरकार की स्थापना था और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थीं को मिलाकर बनाया जाना था, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी नहीं बन पाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को 1919 में बनाया गया था, 1909 में बनाया गया था और 1935 में समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में, ठीक है। और प्रांतों में द्विशासन नहीं, ये नहीं था, ये तो पहले वाले में था। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता, ये भी नहीं था। क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। 52, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, तो ये 35वां। क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसकी रिपोर्ट को आधार बनाया गया? साइमन कमीशन को। 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में, ठीक है। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। क्या क्या बने? एक तो साइमन आयोग रिपोर्ट बना, ठीक है, फिर गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये तीनों हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो गया है। अच्छा, सही पूछा है, तो अब 3 ऑप्शन बचे। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं विधि बनाने का अधिकार, तो बिल्कुल सही बात है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया और आरक्षित और हस्तांतरित वाला ख़त्म कर दिया गया मैटर, और गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधिकार शक्तियाँ जो थी वो दिया गया, अध्यादेश दिया गया, और सांप्रदायिक और जो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडल था उसका विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियों वगैरह के लिए ये सब जितने भी लोग थे, इन लोगों को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिल गया। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 56, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या था, क्या क्या सही है बताना है। तो पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था भाई, प्रांतीय स्वशासन की बात तो की गई है। एक सेकंड, ये बार बार कट रहा है, ठीक है। एक संघीय न्यायालय की, ठीक बात है। देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको समाप्त किया गया, द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना, 8वां वही है, ठीक। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, तो पहला वाला संघात्मक सरकार की व्यवस्था हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए। 58, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है, मतलब नहीं है इनमें से। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, यही नहीं है, पहला ही गलत है, मतलब गलत के अंदर से आंसर यही होगा, ये आंसर है, ठीक है। पूछा है कि नहीं है तो ये आंसर होगा, बाकी ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 59, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। हम इसे एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। राजसी प्रांतों, देखो जो फेडरल यूनियन बनाया गया 1935 के तहत, वो पूछा है कि प्रांतों को क्यों शामिल किया गया, क्या चाह रहे थे। तो वो असल में राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत था उसको व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में
राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज़ों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देसी रियासतें भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% सीटें तथा निचले सदन में 33% सीटें प्रदान की गई थीं, जिन्हें इन रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था। और इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तथा राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन राष्ट्रीय नेताओं साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में करना चाहता था। क्योंकि बात तो ये है कि राजा जो थे वो अपने हित का सोचते थे और अंग्रेज़ों से हमेशा मिले रहते थे। अंग्रेज़ वाहवाही भी कर देते थे, उनका काम भी कर देते थे और अपना काम भी निकलवा लेते थे। वो बैलेंस करना चाहते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक? ये है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 61, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी? अच्छा ठीक है, हम भैया कितनी बार बोले, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1935। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता 1935। देखिए पहली लाइन यही दी हुई है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल था। और इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र वगैरह की शक्तियों स्थापित की बात की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था? ये लखनऊ वाला 1936, जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ हुए? ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के कौन सा निर्वाचन? अच्छा, केंद्रीय विधानसभा का, ठीक है, चुनाव के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एक, और ये 1926 1945। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा चुनाव, ये सारी डेट मतलब वर्ष 1923, 26, 30, 34, 45 में हुआ था केंद्रीय विधानसभा का चुनाव। ठीक है, वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। 1937 जो होगा वो 1935 वाले के अनुसार होगा ना, बात तो ये है। और ये पूछा है 1919, तो ये दोनों हो गया। अब ये भी दिमाग में आ सकता है कि 1919 है तो ये 1945 की बात क्यों कर रहा है भाई? 45 क्या 35 पे नहीं हो सकता था? नहीं, वैसा नहीं हुआ था। ज्ञातव्य है कि 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये था 1945। अभी हमने देखा, अभी हम वही बात कर रहे थे ना 1919 वाला। ठीक है, 1945 हो गया। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और 67 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। 69, निम्न अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? कौन से किया गया? तो ये था 1935 का। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था।
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये अम्बेडकर जी का कहना था। क्या हुआ था? 29 अगस्त 1947 की बात है को BR अम्बेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय अम्बेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को जो का त्यों शामिल कर लिया गया है। मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। भाई कुछ अच्छी बातें ले लेनी चाहिए, अब चाहे वो कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 71, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश 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 अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए देखते हैं क्या हुआ। संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र दिखा सकते हैं? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें से जो हमें आता है सबसे पहले हम उसको करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, ओके। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। ठीक, फिर उसके बाद 1919 द्वैध शासन और 1935 प्रदेशों के स्वायत्तता के लिए प्रावधान। एक जगह मैंने शायद ऊपर कंफ्यूज कर दिया होगा। देखिए 1919 जो था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद मैंने कन्फ्यूज़न में कुछ बोल दिया हो, तो एक बार ये देख लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार निर्वाचक मंडल। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन प्रारंभ, और फिर उसके बाद 35 आया 1935, तो प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था, तो ठीक है, ये था ही। अब ये क्यों उसको मना किया? अच्छा 55 है, 35 नहीं है, 55 है। ठीक है, ये वाला नहीं था, तो ये हो जाएगा आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट इतना और ये पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, और वो पूछ रहा है ब्रिटिश शासन काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, आई थिंक ये इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।